हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो वीडियो है 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि 30 सितंबर 2022 को बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। क्योंकि इस वीडियो में देखिए हम लोग दृष्टि आईएएस का जो फुल मॉडल पेपर है, जो फ्रेंड्स पहले परीक्षा का डेट निर्धारित किया गया था 20 और 22 सितंबर को, उसके लिए यह संभावित मॉडल सेट निकाला गया है और ज़्यादातर चांस है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा सेट लगाइएगा और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी 67th और 68th बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम जो कि 30 सितंबर 2022 को होने वाला है, उसके लिए फ्रेंड्स 67th बीपीएससी के लिए जो दृष्टि आईएएस का मॉडल पेपर है उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बिल्कुल हूबहू आपके एग्ज़ाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, जो पैटर्न है उसी पर आधारित इसमें संभावित प्रश्नों को शामिल किया गया है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि पहले जो डेट था 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का, जिसमें कि परसेंटाइल लगाने की बात की जा रही थी, 20 और 22 सितंबर 2022 को निर्धारित किया गया था, लेकिन परसेंटाइल सिस्टम को हटा दिया गया और फिर 21 सितंबर को कहा गया था कि एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन 21 सितंबर से फिर डेट को एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2022 अभी निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगर आपको आंसर फ्रेंड्स पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यह पूछा गया। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग सदैव अनुप्रस्थ होती हैं तथा इन तरंगों की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। और देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं ये गामा किरण है, एक्स किरण है, यूवी रेज है, दृश्य विकिरण है और रक्त विकिरण है, ये सभी हैं। यहाँ देखिए ध्वनि तरंग जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो देखिए, जो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है ये होता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो देखिए, जो अर्धचालक हैं ये कौन कौन से हैं। बोरोन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, एंटीमनी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जर्मेनियम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मेनियम। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये होता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। ठीक है, वहीं अगर आपसे परमाणु बम पूछा जाता तो परमाणु बम जो होता है ये अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया पर जो है, यह नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है, ये संलयन है। और परमाणु बम जो होता है ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि CFL का पूरा नाम क्या है। CFL का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। अच्छा, LED का फुल फॉर्म क्या होता है, तो LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और इससे पहले भी मैंने दृष्टि आईएएस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको कराया हुआ हूँ। ठीक है, तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए और मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ कहाँ पर किया गया था, तो यह किया गया था भारत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कहाँ पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो देखिए, सप्तपर्णी गुफा जो है फ्रेंड्स यह कहाँ पर स्थित है, तो यह है राजगीर में। ठीक है, और यहीं पर जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था अजातशत्रु के समय में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है,
बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो संघीय सिद्धांतकार केसी वियर ने भारतीय संविधान को अपनी प्रकृति में क्वासी फेडरल यानी कि अर्ध संघात्मक बताया है। तो केसी वियर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है। तो फ्रेंड्स ये आपको पता है कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक है। चलिए, और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिपकिला दर्रा किस राज्य में है। तो सिपकिला दर्रा जो है यह कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा ये भी जो है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में ही है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश में याद रखेंगे कौन सा दर्रा है, बोमडिला दर्रा है, दीफू दर्रा है, ठीक है। और देखिए उत्तराखंड में जो है यह कौन सा दर्रा है, तो माना दर्रा है, नीति दर्रा है, ठीक है। ये सब याद रखना है, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेख दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है। तो देखिए चिल्का झील जो है यह कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो यह उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो देखिए सदाबहार वन जो है बताइए कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो सदाबहार वन है ना, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। उसके बाद अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट दिया गया है। अगला प्रश्न कि बर्फ़ के पिघलने से क्या होता है। तो जब बर्फ़ पिघलता है तो क्या होता है। तो देखिए जब भी बर्फ़ पिघलता है तो ये इसका आयतन जो होता है घटता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ढूंढ कर लाता हूँ ताकि आपको सहूलियत हो एग्ज़ाम की तैयारी करने में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा इसको कहा जाता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है, ये होता है NaHCO3। अच्छा वॉशिंग सोडा जो होता है, धोने वाला सोडा, इसका क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे आप, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ठीक है। ये पूरा इसका फॉर्मूला हो गया आपका धोने वाला सोडा का, वॉशिंग सोडा का। देखिए सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि नींबू के रस का pH मान कितना होता है। तो नींबू के रस का जो pH मान होता है ये 2.2 के आसपास होता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। कहीं कहीं आपको 2 भी मिलेगा, लेकिन अगर इसका उपयुक्त आंसर की अगर हम बात करें, सबसे परफेक्ट आंसर जो होगा ये 2.2 होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको भी पता है, यह नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। अच्छा नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि जंग से बचने के संदर्भ में जो है यहाँ पर देखिए लोहे एवं इस्पात पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो जो यह परत चढ़ाई जाती है ये जस्ता का, जिंक का चढ़ाया जाता है और इसको कहा जाता है जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। तो देखिए कांसा जो है यह किसका मिश्र धातु है। तो फ्रेंड्स यह जो मिश्र धातु है यह किसका मिश्र धातु है, बताइए राइट आंसर। तो यह मिश्र धातु है कॉपर और टीन का, ठीक है। किसका है, कॉपर और टीन का है, यानी कि तांबा और टीन का मिश्र धातु। यहाँ पर देखिए तांबा और जस्ता जो होता है, बताइए इसका मिश्र धातु कौन सा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, अगर इसका पूछा जाएगा तांबा और जस्ता का, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, ये आपका पीतल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। तो बारूद बनाने में किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें से सागरीय राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कौन सा है, तो यह मन्नार की खाड़ी है जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। भीतरकनिका कहाँ पर है, तो भीतरकनिका उड़ीसा में है, गहिरमाथा भी उड़ीसा में है और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद देखिए भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है। देखिए अजैविक पूछा गया है, तो यह आर्सेनिक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। तो इको मार्क किसको दिया जाता है, बताइए इसका, सभी ऑप्शन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। राइट आंसर इसका हो जाएगा पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण रहो। उसी को जो है जो प्रोडक्ट पर्यावरण के प्रति
मैत्रीपूर्ण होता है, इको फ्रेंडली नहीं कहा जाता उसको, इसी को इको मार्क दिया जाता है। उसके बाद देखिए दांत वाले वेल में कौन सी विशालतम वेल है, तो यह स्पर्म वेल है। कौन से स्पर्म वेल है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लौह पुंज जो है किस में पाया जाता है, तो लौह पुंज जो है ये ब्लड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो यह रक्त में पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मांसपेशियों में किस अम्ल का जमाव होने से थकावट का अनुभव होता है, तो थकावट का अनुभव होता है लैक्टिक एसिड के जमाव से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद 27 नंबर देखिए। देखिए 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण दूध का रंग जो होता है सफ़ेद होता है, धवल होता है, तो सफ़ेद होता है कैसिन की उपस्थिति के कारण। वहीं अगर पूछा जाए कि दूध का रंग हल्का पीला जो होता है ये किसके कारण होता है, तो ये होता है कैरोटीन के कारण। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे कि प्याज में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो प्याज में पाया जाता है सल्फेनिक एसिड। कौन सा, सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलजनित रोग है, तो यहाँ पर देखिएगा तपेदिक जो है, यानी कि इसको टीबी भी कहा जाता है, क्षय रोग भी कहा जाता है। यह होता है किससे, जीवाणु से। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, परजीवी से होता है, चेचक जो होता है ये वायरस से होता है। तो हैजा बच गया, हैजा जो है यह जलजनित रोग है। ठीक है, और हैजा भी जीवाणु से ही होता है, लेकिन यह जलजनित रोग है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, तो किस जीव का रक्त जो होता है ये तिलचट्टा का होता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा, इसमें से लौंग क्या है, तो लौंग आपको पता है कि शुष्क पुष्पकली है। क्या है यह, शुष्क पुष्पकली है। ठीक है, पुष्पकली है लौंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सूखे फूल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसके बाहुल्य के कारण बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, तो किसके कारण, तो एमाइलोज के कारण। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक जो था यह कौन था, दलीप सिंह था। देखिए लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 29 मार्च 1849 की घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया, और महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दी गई और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तो ये आपको भी पता है, यह लॉर्ड डलहौजी है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। 1853 में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, इसी के समय में। निम्नलिखित में से किसके काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, तो फ्रेंड्स यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी के समय में 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के ही समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। इसी के समय बंगाल का विभाजन किया गया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो ये वास्तविक नाम जो था किसका था, रामचंद्र पांडुरंग। ये तात्या टोपे का था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नाना साहब का नाम क्या था, तो धुंधु पंत था। क्या था इनका नाम, धुंधु पंत था। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने जो है आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज पूछा गया है, तो 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अच्छा, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का, ब्रह्म समाज का, इसका स्थापना किया गया। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बताइए, तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है बेलूर मठ का, रामकृष्ण मिशन का, इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद देखिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रावधान किया गया है, तो देखिए अनुच्छेद 42 में क्या है, ये सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। अनुच्छेद 42 जो है इसमें काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है, और अनुच्छेद 50 पे न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है, तो यह जो है यह अनुच्छेद 155 में है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है,
तो देखिए लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। विद्युत धारा एमीटर से, बैरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मलेशिया की किंटा घाटी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध किसके लिए है, किंटा घाटी, तो यह टीन उत्पादन के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चांदी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। अच्छा, जो एडुटेरिया का बिहार स्पेशल का नया बुक आया हुआ है उसको मैंने कवर करा दिया है, लगभग 21 और 22 सेट आज ही मैंने कवर कराया था, ठीक है। और 15 सेट बचे हुए हैं, 2-4 दिन में इसको भी मैं समाप्त कर दूंगा। प्ले लिस्ट में उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश चांदी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, तो ये मैक्सिको है। भारत सरकार द्वारा बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के संदर्भ में कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 60,000 करोड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न कि दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इकोटोन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 46 नंबर यहाँ पर है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाली योजना किससे संबंधित है, तो जल जीवन हरियाली आपने पढ़ा है ना, तो ये जल प्रबंधन से, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित किया जाता है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो है यह प्रकाशित किया जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आर्थिक सर्वेक्षण जो है यह किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स यह वित्त मंत्रालय से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, वहाँ से अगर प्रश्न बनता भी है तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो भाग 9 में है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन कब से माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1734 में। और देखिए फ्रांसीसी कंपनी ने 1734 में पटना में एक माल गोदाम की स्थापना किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन महाभाष्य के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार जो हैं ये पतंजलि हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार के किस जिले में हुआ था, तो फ्रेंड्स यह गया में हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे 1922 में गया में हुआ था, ठीक है। और 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर जी ने किया था। देखिए बिहार में राजेंद्र स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स यह छपरा में है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए भारत का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने की घोषणा की है, तो देखिए राजस्थान का जो बजट था इस वर्ष, इसमें राजस्थान सरकार ने जो है बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा की है, तो ये राजस्थान हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार के किस जिले में दूसरा तारामंडल बन रहा है। दूसरा तारामंडल जो है यह किस जिले में बन रहा है, तो फ्रेंड्स यह जो बन रहा है ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर बन रहा है, तो ये दरभंगा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा दूसरा तारामंडल। अच्छा दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पर, अररिया में बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के मगध प्रमंडल में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो देखिए मगध में जो है टोटल 5 जिले हैं, कौन कौन से उंगली पर काउंट कीजिएगा, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद, तो राइट आंसर इसका 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर आईफा अवार्ड समारोह 2022 का आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन जो है किया गया था अबू धाबी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अबू धाबी में किया गया था। और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कृति सैनन को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विष्णुवर्धन को शेरशाह के लिए दिया गया था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम, योग दिवस मनाया कब जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका थीम जो था ये क्या था, तो इसका थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग। उसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह जो जिला है यह मधेपुरा है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे कि बरेला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो बरेला जो है ये वैशाली में है। दरभंगा में क्या है, तो कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान यहाँ मैं लिखता हूँ कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि
नागिनक्टी जमुई में है, ये तो आपको पहले से ही पता है। चलिए, और सरैयामन झील कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में है, ध्यान रखेंगे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो फ्रेंड्स यह मिला है कहाँ पर? नर्मदा घाटी से। उसके बाद देखिएगा कि संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो ये पाणिनि है। अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा आप सभी लोग कि कितना कितना आपने स्कोर प्राप्त किया है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से यह प्राप्त हुआ है। चलिए, उसके बाद 64 नंबर देखिए। 64 नंबर है कि किस भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ जो है यह मिलता है किसमें? तो यह मिलता है यजुर्वेद में। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो इसका नाम अवंतिका था। यह मैंने महाजनपद में ही आपको बताया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए बौद्ध ग्रंथ मज्जिम निकाय किस भाषा में है? तो यह जो है पाली भाषा में है। ठीक है, याद रखेंगे मज्जिम निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ है और यह पाली भाषा में है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश भी पाली भाषा में ही दिया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? एक तरफ देखिए सांची का स्तूप पूछा गया, तो मध्य प्रदेश में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में, रोमिनदेही नेपाल की तराई में, बिल्कुल सही है यह। और निगाली सागर जो है ये बिहार में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये वाला गलत है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि बिना बेगार की किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? अच्छा, सुदर्शन झील का निर्माण जो है यह किसके काल में हुआ था? तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त ने करवाया था। किसने? पुष्यगुप्त ने करवाया था। यह एक प्रांतपति था उस समय, और इसका जो फ्री में यानी कि बिना बेगार की सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स यह किसने करवाया था? यह करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है, गलत है? तो यहाँ पर देखिएगा मेघदूत कालिदास की है, हर्षचरित वानभट्ट की रचना है, प्रियदर्शिका, ठीक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली ये सभी हर्षवर्धन का है। रत्नावली भी पूछा जाता है। ठीक है, और ब्रह्म सिद्धांत जो है ये नागभट्ट का नहीं, ये ब्रह्मगुप्त का है। ठीक है, किसका है? ब्रह्मगुप्त का है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यह 1813 में नहीं 1823 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो यह शब्द प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। उसके बाद देखिए गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ पर अपनाया था? तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सेवा धर्म अपनाया था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 73 नंबर कि निम्नलिखित में से हमारे राष्ट्रध्वज का डिजाइन से संबंध है। तो राष्ट्रध्वज का डिजाइन जो है यह तैयार किया था पिंगली बंकैया ने 1921 में। पिंगली बंकैया हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में जब इसने इस्तीफा देकर कौन? तो याद रखिएगा वारन हेस्टिंग। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरुद्ध में जो है इसने इस्तीफा देकर जब इंग्लैंड गया तो वहाँ पर बर्क के द्वारा इस पर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। उसके बाद एक पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो ये श्री अरविंदो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? बताइए, थोड़ा सा समय लीजिए, सही आंसर इसका बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो यह आता है कौन सा? यह आता है मिनिकॉय। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो यह कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? यह आपका हो जाएगा अजंता, जो कि महाराष्ट्र में ही इसका विस्तार है केवल। उसके बाद देखिए यहाँ पर जलप्रपात दिया गया है और मिलान करना है। तो दूध सागर जो है, बताइएगा दूध सागर यह किस नदी पर है? तो दूध सागर जलप्रपात जो है, सबसे पहले तो ये दूध सागर है कहाँ? तो दूध सागर जो है फ्रेंड्स यह कहाँ पर है बताइए? दूध सागर जो है यह किस नदी पर है? दूध सागर मांडवी में है, मांडवी पर, गोवा में। डुडुमा जो है, डुडुमा उड़ीसा में है, डुडुमा उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में किस नदी पर?
तो मचकुंड पर है। गोकक जो है, गोकक कहाँ पर है? कर्नाटक में। किस नदी पर है? तो गोकक जो है ये घाट प्रभा, और जोग जो है ये शरावती नदी पर। तो इसका मिलान क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका जो मिलान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ए नंबर दिया गया है। ए नंबर में क्या दिया गया? 4 2 1 3। फिर से हम लोग मिला लेते हैं, 4 2 1 3। ठीक है, 4 2 1 3। तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। बिल्कुल मैंने सही मिला दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कण का व्यास जो है 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो यह जो कण है यह है मृत्तिका। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे तिलैया बांध जो है ये केनार नदी पर नहीं, ये बराकर नदी पर है। और देखिए तिलैया बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। ठीक है, कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। तो यह गुजरात में। तिलैया झारखंड में है। गांधी सागर बांध जो है यह कहाँ पर है? चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश में। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह कौन सा है? तो यह है धारवाड़ तंत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। अगला प्रश्न कांडला बंदरगाह, तो इसका नया नाम अब दीनदयाल बंदरगाह है, और यह कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। और यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में। उसके बाद देखिएगा कि भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? किस वर्ष नियमित और वैज्ञानिक ढंग से, ये पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था आपका 1881 में। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। वैसे जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना जो है ये 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा का सबसे बड़ा किसका उपग्रह है? उसका चंद्रमा है किस ग्रह का? तो यह जो है फ्रेंड्स किसका है? तो शनि का है टाइटन। उसके बाद देखिए जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के बीच का एंगल कितना होता है? तो देखिए ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए 89 नंबर की दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है? दुर्बलता मंडल जो है यह स्थित है मेंटल के ऊपरी भाग में। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये ड्रिफ्ट थ्योरी अभी पूछा भी गया था 8 मई के दिन जो पेपर हुआ था, तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह बताइए कहाँ पर स्थित है? तो यह मनीला में है। ठीक है, चलिए फिलीपींस में है। और भारत में अगर पूछा जाए तो यह उड़ीसा के कटक में है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो देखिए यह समाप्त किया था किसने? तो एलन ब्रो ने। और 1843 के एक्ट 5 के द्वारा जो है इसको प्रतिबंधित किया था। तो ये लॉर्ड एलन ब्रो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में हुई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो बताइएगा। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। उसके बाद देखिए अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था या कौन थी? तो यह कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो कौन बने थे फ्रेंड्स? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। अगला प्रश्न है 98 नंबर। देखिए 98 नंबर है कि ब्रिटिश सरकार को जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। तो ब्रिटिश सरकार ने कब किया था? तो यह किया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये किया था 20 फरवरी 1947 में। तो यहाँ फरवरी 1947 दिया गया है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार दिया गया है? तो देखिए यह जो दिया गया है, यह दिया गया है कौन सा, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल 30 में यानी कि 30 में कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 30 हो जाएगा। अनुच्छेद 28 में क्या है? तो राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है,
और ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 29 में क्या है, तो 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। और आर्टिकल 31 तो आपको पता ही है इसमें क्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न देख लेंगे अब। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किन्होंने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। तो ये किसने किया था फ्रेंड्स, यह किया था आपका सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर जी ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो यह कौन सा है, तो यह फ्रेंड्स वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें है। तो ये आपको भी पता है, यह अधिकार संसद के पास है। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो केवल राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल राज्यसभा में। केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। तो यह संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। कब, तो याद रखेंगे आप, फरवरी 1964 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर। देखिए 105 नंबर है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप PIB के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए और वहाँ पर आप देख लीजिएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के कुल व्यय बजट का अनुमान कितना है। बताइएगा राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह जो है आपका कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2,37,691.19 करोड़ रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और यह पिछले जो बजट था उसकी तुलना में यह 8.88% अधिक है। इसको भी याद रखेंगे। देखिए बिहार बजट पर स्पेशल वीडियो मैंने कवर कराया अभी रिसेंट में ही, 4-5 दिन पहले, देख लीजिएगा। जो एडिटोरिया वाला जो बुक आया हुआ है ना बिहार स्पेशल का, उसी में दिया गया है, मैंने कवर करा दिया है। अगला प्रश्न है कि बिहार में अनुपम झील जो है कहाँ पर है। तो अनुपम झील कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह कैमूर में है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 निश्चय 2 योजना के लिए कितने करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान है। तो यह कितना है, तो यह फ्रेंड्स 5,000। ठीक है, 5,000 रुपया जो है 5,000 करोड़ रुपया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। देखिए वर्तमान मूल्य पर पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर। तो ये हो जाएगा 50,555। ठीक है, 50,555 इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान मूल्य पर। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि स्थिर मूल्य पर कितना है, तो स्थिर मूल्य पर जो है याद रखिएगा 34,314 रुपया है। 34,314 रुपया। अगला प्रश्न कर लेंगे कि बिहार में गत 5 वर्षों में, देखिए 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है। तो यह 2 कितना है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2.1% है। ठीक है, 2.1% है। बहुत अच्छे से मैंने इन सभी को कवर कराया हुआ है। यह कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि पशुपालन की वृद्धि दर कितनी है पिछले 5 वर्षों में, तो पशुपालन में यानी कि पशुधन की वृद्धि 10%, पशुधन की 10% और मत्स्य पालन की 7%, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बिहार में स्थापित होमरू लीग के उपाध्यक्ष कौन थे। अच्छा, होमरू लीग की स्थापना जो है पटना में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में किया गया था। यानी कि इसके अध्यक्ष मजहरुल हक थे और इसके उपाध्यक्ष पूछा गया तो सरफराज हुसैन थे। ठीक है, और वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका मंत्री कौन था, तो इसका मंत्री चंद्रवंशी सहाय को बनाया गया था। अगला प्रश्न कि पटना में नमक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था अंबिका कांत सिंह ने। किसने किया था, अंबिका कांत सिंह ने किया था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो फ्रेंड्स यह हुआ था किसका, फर्रुखसियर का। कब, तो 1713 में हुआ था। ठीक है, और फर्रुखसियर का जन्म पटना में ही हुआ था। अगला प्रश्न कि नवपाषाण कालीन स्तर श्वेतपुर बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह वैशाली में है। 115 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा
कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह है आपका मुरली मनोहर श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को ने लुप्तप्राय विश्व विरासत सूची में लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को जगह दी है। यह कॉलेज जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो कॉलेज है यह मुजफ्फरपुर में है। अगला प्रश्न कि टर्शियरी क्रम की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो सोमेश्वर श्रेणी में, पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। घोघा झील बिहार के किस जिले में है? तो घोघा झील जो है ये कहाँ पर है? तो यह कटिहार में है। चलिए, किऊल नदी कहाँ जो है गंगा में मिल जाती है? तो यह लखीसराय सूर्यगढ़ा में। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले का वन क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल जो है ये शेखपुरा का है। सबसे ज़्यादा जो है कैमूर का है। प्रतिशत में भी अगर पूछा जाए तो सेम है, सबसे ज़्यादा कैमूर में और सबसे कम शेखपुरा में। अगला प्रश्न कि श्रेष्ठ योजना किन के लिए शुरू की गई है? तो यह योजना शुरू की गई है अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए। उसके बाद देखिए 2023 में G20 का बैठक आयोजन भारत में किया जाएगा। याद रखना है आपको, कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में छोटे राज्यों में शीर्ष पर कौन है? बताइए इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यह गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में जो है भारत का स्थान पूछा गया। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। भारत का स्थान 37वां है, पहले स्थान पर डेनमार्क है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कर लेंगे अब कि भारत ने अपना GSAT-24 उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है कहाँ से? तो फ्रेंड्स यह किया है फ्रेंच गुयाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसरण के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स यह किया गया कोटे डी आइवर गणराज्य में। कहाँ पर? कोटे डी आइवर गणराज्य में, ठीक है। कहाँ? इसकी जो शहर है अबिजान, वहीं पर किया गया। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यह किया गया है रुचिरा कंबोज को। अगला प्रश्न है कि संप्रीति, यहाँ पर देखिए पूर्वी संप्रीति 10 जो है द्विपक्षीय सैन्याभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया, बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि IPL 2022 में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए और इसका भी आंसर आप ही कमेंट करके बताइएगा। ऑस्कर पुरस्कार जो है 2022 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? 129 और 130 दोनों का आंसर कमेंट करके बताइए। अपना स्कोर भी लिख दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एबल पुरस्कार 2022 अमेरिकी गणितज्ञ जो थे डेनिस पार्नेल सुलिवन, इन्हीं को जो है दिया गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा किस तिथि को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये कब किया गया है फ्रेंड्स? यह किया गया 14 अप्रैल 2022 को। 14 अप्रैल 2022 को डेट सहित क्वेश्चन पूछा गया था अभी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो पेपर हुआ था उसमें, तो उसी को ध्यान में रख के इस तरह का पेपर जो है तैयार किया गया है जो 67 BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद देखिएगा 133 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का वह शहर जो हाल ही में प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बना है? तो यह सूरत है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस तिथि को PSLV C-52 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है 14 फरवरी 2022 को। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से जो है किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किसको किया गया है? बताइए राइट आंसर। तो देखिए यह जो किया गया है यह किसको किया गया है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह किया गया जगदीश प्रसाद मंडल को। ये मधुबनी के हैं, बिहार के हैं और इनके उपन्यास जो है पंगु के लिए, किसके लिए? पंगु के लिए जो है दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2025 में आयोजित होने वाली ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना प्यारा भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2022 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए पूछा गया है कि कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये किया गया है 34 महिलाओं को, ठीक है, और 10 जो है विदेशी प्रवासी भारतीयों को दिया गया है, 13 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। अगला प्रश्न उसके बाद देखिएगा कि भारत ने अंडर-19 एशिया कप 2021 क्रिकेट कप का खिताब किसको हरा करके जीता? इसका आयोजन किया गया था दुबई में और भारत ने किसको हरा करके जीता है? तो यह श्रीलंका को।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में पल्ली ग्राम पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है, यह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो यह बन गया है आपका जम्मू कश्मीर। उसके बाद देखिए 141 से लेकर के 150 तक मैथ का क्वेश्चन है। फटाफट मैं इनका आंसर बता देता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, अपना स्कोर बता दीजिएगा। और देखिए आप लोग एक बार मैथ का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लीजिएगा जरूर एक बार, ठीक है। देखिए 142 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एक बार इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 143 का भी सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 144 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 145 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 145 के बाद 146 का यहाँ पर है, 146 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 147 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 148 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 149 का देखिए 149 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।